तो हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हमारा लेक्चर 9 है और आप सभी को ध्यान होगा पिछले क्लास हमने लेक्चर में 8 लेक्चर में हमने देखा था डिफेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आई होप कि आप सभी चीजों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो भी डाउट्स होंगे वो जरूर पूछें। और आने वाले समय में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम रिवीजन प्लान, प्रैक्टिस प्लान ये सब आपके साथ बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चों को जेई के जो लेक्चर हैं उसके नोट्स चाहिए तो बेटा आप जरूर स्कोर प्लस से आप ऐप को डाउनलोड करें। वहां पे आपको लेक्चर बाय लेक्चर सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलो यार आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यार आप पढ़ाई करते रहे। देखो यार जेई के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अक्सर लोग कहते हैं यार कि मतलब कोई चीज मुश्किल या टफ है ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है बेटा कोई भी चीज दुनिया की टफ या मुश्किल नहीं होती। मेन जो खेल होता है ना वो इस बात का होता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हम अपने एफर्ट को दे रहे हैं। अगर आप जिस जो एक्सपेक्ट करते हो अगर आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। सिंपल सी बात है। जैसे आपको पता है अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? जेई एक्सपेक्ट करता है कि आपको मेहनत तो करना ही करना है, आपको ये ब्रेन का भी यूज उसी तरह करना है। यानी जिस तरह से आपको मेहनत करनी है उसी तरह से आपको ब्रेन का भी यूज करना है। अगर आप किसी अदर एग्जाम्स की बात करो, अगर मैं अलग एग्जाम की बात करूं जैसे मान लो कोई जनरल कंपटीशन की हम बात करें तो वहां पे वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट करता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितना चीजों को रिवाइज किया है। वो आपसे ब्रेन का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। तो जिस तरह का एग्जाम है, जिस तरह की हर एग्जाम की अपनी एक्सपेक्टेशन है, तो आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी के हिसाब से बेटा आप सभी को प्लानिंग करनी चाहिए। तो आई होप ये आप बातें समझ पा रहे हो। देखो यार एक लाइफ की प्रॉब्लम यही है कि सारे इंसान को सभी बातें समझ में आती है, लेकिन क्वेश्चन ये रहता है हमेशा कि क्या वो बातें आपको समय से पहले समझ में आता है या समय बीतने के बाद। क्योंकि मेरी बातें अगर आप समय से पहले समझ जाओगे तो बहुत ऑब्वियस है आप लाइफ में जेई के लिए उस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे, जेई क्रैक करोगे और आगे उस तरह से अपने लाइफ को अचीव करोगे। या यही बातें जो मैं बोल रहा हूं ये आपको समझ में आएगा कब? या जब आपके जेई के एग्जाम खराब होंगे, आप आईआईटी एनआईटी नहीं पहुंचोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि आपको 11th 12th में क्या करना था, है ना। दुनिया में हर इंसान को लगभग लगभग सारी बातें समझ में आती है। हमेशा क्वेश्चन यही रहता है कि क्या आप उन बातों को समय से पहले समझते हो या समय बीतने के बाद। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे बच्चे जो होंगे वो समय से पहले समझेंगे हर बातों को और उसका यूटिलाइज करके सही समय पे सही जगह पे हम पहुंचेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो बेटा मैंने बताया था हमने सारे डिफेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखे थे। फ्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है ना, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी हमने देखा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसीज, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। तो ये सारी चीजें हमने डिफेक्ट से रिलेटेड देखी थी। अब हम कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, बहुत कम बातें हम देखेंगे। बहुत कम बातें देखने का मतलब यह हुआ बेटा कि देखो इसके बारे में डिटेल आपको फिजिक्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर में भी पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में हम सिर्फ उतनी बातें करेंगे जो हमारे काम की है, चैप्टर के बहुत अंत में नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट का एक छोटा सा सब टॉपिक है और यही बातें आप फिजिक्स में एक पूरे चैप्टर सेमीकंडक्टर में आप पढ़ोगे। तो इसलिए हम यहां पे शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी आपको डिटेल में हर चीजें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लिखा गया है, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखें, यानी कौन कौन सा मैटर ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो मैटर कि अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे बात करें तो हम मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं।
एक हमारा होगा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी इजिली कैरी करता है। तो सॉलिड विथ कंडक्टिविटी रेंज फ्रॉम 10 का पावर 4 टू 10 का पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी ऐसा मैटर जिसका कंडक्टिविटी रेंज जो है वो 10 का पावर 4 से 10 का पावर 7 है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए, कंडक्टिविटी आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। कंडक्टिविटी बेसिकली होता क्या है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो कंडक्टिविटी होता है 1/ρ, और 1/ρ होता है 1/r इंटू L/A। अब आपको पता है रो का यूनिट होता है ओम, ऊपर जाएगा ओम इनवर्स। लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर बाई मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स। तो इसलिए यहां पे यूनिट जो है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो यही कंडक्टिविटी जो होता है 1/रेजिस्टेंस इनटू लेंथ बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी मैटर का कंडक्टिविटी रेंज अगर हमारा 10 का पावर, यहां पे यूनिट की बात करें तो आप देख सकते हो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी हमारा क्या होगा, तो कंडक्टिविटी का यूनिट बेटा हमारा होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हमारा ऐसा यूनिट हुआ। ओम इनवर्स को ही हम साइमन भी कहते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स। तो ये कंडक्टिविटी हमारा का फॉर्मूला हमने बताया, आपको ओम्स लॉ पता ही है। रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी इंटू L/A। यहीं से आप 1/ρ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो कंडक्टिविटी का हमने फॉर्मूला देखा। अगर किसी भी सब्सटेंस, कोई भी अगर सॉलिड की बात करें, अगर उस सॉलिड का कंडक्टिविटी का वैल्यू इस रेंज में होगा तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो इजिली क्या करता है, कंडक्ट करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इंसुलेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो आप देख सकते हो उसका कंडक्टिविटी जो रेंज होता है वो बहुत लो होता है। कंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज बहुत हाई है, इंसुलेटर का कंडक्टिविटी रेंज बहुत कम है। कंडक्टिविटी रेंज बहुत कम होने का मतलब हुआ, बहुत ऑब्वियस है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, यानी वो अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देगा। ठीक है। तीसरा हुआ हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारा वो सब्सटेंस होगा जिसका कंडक्टिविटी रेंज हमारा 10 का पावर -6 से 10 का पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो ये कंडक्टिविटी रेंज के बेसिस पे हम मैटर को, सॉलिड को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर स्पेशल कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट नॉर्मल कंडीशन पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो ये 3 पार्ट में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे अगर हम बढ़े तो यहां पे ध्यान दीजिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। जैसा मैंने बताया कि मेटल के केस में मेटल हमारा कंडक्टर होता है, नॉन मेटल की बात करें तो वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आप जिसको कहते हो, क्या कहते हो, मेटालॉयड। मेटालॉयड हमारा जनरली क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। तो अगर हम बात करें तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि मेटल के केस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है। तो यहां पे ध्यान दो, मेटल के पास होता है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो मेटल्स के पास सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होता है, ये चीजें मैं बार बार आपको बताता रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का बेटा एक ही रीजन होता है, चार्ज पार्टिकल्स का मूव करना। चार्ज पार्टिकल, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से अगर चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी को वो चार्ज पार्टिकल अपने साथ क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना। अब ये क्वेश्चन है कि हमें चार्ज पार्टिकल किस फॉर्म में मिल सकता है। तो चार्ज पार्टिकल हमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा
तो क्या वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा? क्या नहीं करेगा। तो या तो चार्ज पार्टिकल, अगर हमारा फ्री चार्ज पार्टिकल होना चाहिए तो फ्री चार्ज पार्टिकल होगा, तो वो मूव करेगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, और जब वो मूव करेगा तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल, फ्री चार्ज पार्टिकल हमें दो फॉर्म में मिल सकता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो फ्री आयन। अब यही बात बोला जा रहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा मेटल के केस में हमारे पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। तो जब भी चार्ज पार्टिकल जो हमारा फ्री है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने साथ करंट को कैरी करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो यही पॉइंट आपको पहला पॉइंट में बताया गया, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रॉन। बट अगर हम आयनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? ड्यू टू फ्री आयंस। जैसे मैंने बोला एग्जांपल, मान लो हमारे पास Na+ है, Cl- है, NaCl है, एक्सेट्रा। तो ये हमारा पास फ्री आयंस है। तो आयंस भी क्या है? चार्ज पार्टिकल। तो अगर किसी भी कंपाउंड के पास, किसी सब्सटेंस के पास फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। और जब भी चार्ज पार्टिकल फ्री होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा और अपने साथ वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए चार्ज पार्टिकल का फ्री होना बहुत ही जरूरी है। चलिए, ये बातें हमने देखा कि कंडक्शन कैसे होता है। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर। मैंने बताया स्पेशल कंडीशन पे सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो उसमें कैसे कंडक्शन होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आपको बताया गया, इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल and some electrons may jump to conduction band and show some conductivity, and this conductivity increases with temperature. चलिए, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। वैसे ये फिजिक्स में आपको ऑलरेडी पढ़ना है, यहां पे आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं बस बेसिक आइडिया दूंगा बेटा। देखो क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है एटम का। मान लो कोई सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम का अगर हमारा मान लो सिंगल एटम है, तो सिंगल मान लेते हैं हमारे पास पोटेशियम एटम है। सिंगल पोटेशियम एटम है तो इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, तो आपको पता है, एक हमारा 1s एनर्जी लेवल होगा, फिर हमारा 2s एनर्जी लेवल होगा, फिर हमारा 2p एनर्जी लेवल होगा, फिर हमारा 3s एनर्जी लेवल होगा। ठीक है। अब आपने ये भी पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब जान दो, जैसे ही कोई दो एटम बेटा क्लोज आते हैं, तो दो एटम जब एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। उनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, अगर हमारा दो सोडियम एटम है, मान लो अगर हमारे पास दो पोटेशियम एटम है, मान लो 2 पोटेशियम एटम, और ये दो पोटेशियम एटम हम इस तरह से कह रहे हैं जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो अगर ये क्लोज होंगे, देखो सिंगल एटम कब मिलता है, गैसियस फेज में। गैसियस फेज में क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जब एटम गैसियस फॉर्म में होगा तो उनके ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे, सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और ये एनर्जी लेवल है उस और एटम का, है ना। लेकिन जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं। अब उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने का मतलब यह हुआ कि दो एटम का पहले एटम का भी 1s होगा, दूसरे एटम का भी 1s ऑर्बिटल होगा। अब ये 1s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा
तो एक तरह से आपका क्या बनेगा, 2 1s ऑर्बिटल बनेंगे। इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, आपको ध्यान होगा तो इसको हम 1s और 1s स्टार कहते थे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बट हम ये कह रहे हैं कि 2 सोडियम एटम जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, ओवरलैप करके 2 डिफरेंट ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी सिस्टम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिल सकता जिसका चारों का चारों सब कुछ सेम हो, सेम एनर्जी लेवल के, एक ही तरह के एटम, एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन, एक ही स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में नहीं रह सकता। मतलब अगर दोनों एटम अगर हमारा क्लोज आए और दोनों की एनर्जी लेवल सेम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ऐसा होगा कि आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल गए जिनका स्पिन भी सेम है और एनर्जी लेवल भी सेम है। तो ऐसा आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, आपको ये चीज पता है ना। इस तरह से चलता जाएगा यार, इस तरह से चलता चला जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसलिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल बनाएगा। तो ये हमारा 1s का एक तरह का एनर्जी लेवल का डिफरेंस हुआ। इस पूरे लेवल को हम 1s कहेंगे, है ना। अब 1s में आपको पता है दोनों के 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, आप देख सकते हो दोनों का एनर्जी क्या है, अलग अलग है। सिमिलरली 2s जो होगा, 2s वो भी हमारा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा, आप समझ पा रहे होगे मेरा। तो 2s के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो यहां भी सेम कहानी, आपका एनर्जी लेवल कुछ ऐसा होगा, इस गैप को हम 2s कहेंगे, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट, मान लो हम बात कर रहे हैं समझाने के लिए, अगर हमारा 2 एटम क्लोज आएंगे तो उसका 2p दोनों एटम का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो 2p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो ये आपका लेवल पूरा हो गया 2p एनर्जी लेवल। यहां पे 2p में क्या होगा, एक p ऑर्बिटल में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पे 2 एटम एक दूसरे के क्लोज आए हैं तो 2p ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसकी एनर्जी अलग अलग होगी, सेम एनर्जी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये हमारा 2p ऑर्बिटल बना और ऐसे ही बनता चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात मैं क्या कह रहा हूं। एक एटम होगा ये एनर्जी लेवल, जब 2 एटम क्लोज आएंगे तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके 2 अलग अलग ऑर्बिटल बनाएंगे, एक 1s जो लोअर एनर्जी लेवल का होगा और दूसरा 1s होगा जिसका एनर्जी हाई होगा। तो 2 OS जब ओवरलैप करेंगे तो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी कम होगी एक की ज्यादा होगी, जो आपने MOT में भी पढ़ा था, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसा होता जाएगा। सिमिलरली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हमारा, अब आता हूं, मैं लास्ट कंडीशन में आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास n पोटेशियम एटम है जो एक दूसरे के क्लोज हैं, तो n एटम होंगे तो हर एटम का 1s ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। हर 1s का जो ऑर्बिटल होगा वो ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके nth 1s ऑर्बिटल बनाएगा। अब यहां पे समझो, 1s का मान लो ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल है, ये हमारा हायर एनर्जी लेवल है 1s का, और आपको पता है क्योंकि n एटम के ओवरलैप करने से ये 1s बना हुआ है सपोज, तो आपको पता है इसमें nth ऑर्बिटल होगा और ये nth ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होंगे जैसे इनके बीच आपको दिखेगा कोई एनर्जी डिफरेंस है ही नहीं, इसी को बैंड कहते हैं। इस जो बैंड बना ना, एन ऑर्बिटल जो ओवरलैप किए तो एक लोअर एनर्जी लेवल है एक हायर एनर्जी लेवल है, उसके बीच में छोटे छोटे एनर्जी लेवल हैं, अलग अलग एटम जो हमारा एन एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो लोअर और हायर एनर्जी लेवल के बीच में एन ऑर्बिटल है, एन या सॉरी एन ऑर्बिटल नहीं, आप उसको ये कह सकते हो एन एनर्जी लेवल है। तो ये एन एनर्जी जो लेवल है उसके बीच एनर्जी गैप बहुत कम है, तो ये आपको एक तरह से दिखेगा कि ये कंटिन्यूअस है। ये कैसा दिखेगा कि इनके बीच कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, यानी हमारा NS 1s लोअर और हायर के बीच एन एनर्जी लेवल है, और ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये पूरा कंटिन्यूअस है और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है ना।
इसमें क्या होगा, इस एनर्जी लेवल में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि बहुत सारे एनर्जी लेवल है दो एनर्जी गैप के बीच में, तो दो एनर्जी लोअर और हायर एनर्जी गैप के बीच में बहुत सारा एनर्जी लेवल है, और इस तरह से ये हमें ऐसा दिखेगा कि ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस जोन है। क्यों? क्योंकि दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अगर n एटम एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो लोअर और हायर एनर्जी लेवल के बीच में n एनर्जी लेवल होंगे और उसके बीच एनर्जी गैप बहुत कम होगा। तो ये एक तरह से हमें कंटिन्यूअस दिखेगा एनर्जी लेवल, यानी लगातार हर लेवल पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। अब आपको पता है अगर यहां पे हमारा एक एटम था तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 एटम क्लोज आया तो 1s में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर हमारा n पोटेशियम एटम है तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ns में हम देख सकते हैं हमारा 2n इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे यार, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे अलग अलग एनर्जी लेवल में, जो कि हमें कंटिन्यूअस दिख रहा। इसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। ये क्या बन गया, एक तरह से बैंड की तरह बन गया। ये हमारा एक बैंड की तरह दिख रहा, छोटे छोटे एनर्जी लेवल बेसिकली ऐसा है, बहुत क्लोज है, जिसको हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं, एनर्जी बैंड है, इस तरह से बहुत क्लोज है। तो ये एक तरह से हमें कैसा दिख रहा, बैंड की तरह। इसी को हम कहते हैं एनर्जी बैंड। इसी को क्या कहते हैं हम, एनर्जी बैंड। सिमिलरली आपको दिख सकता है यहां पे ऐसे ही हमारा 2s का भी होगा। 2s मान लो यहां पे हमारा कुछ 2s है, ठीक है। तो यही हमारा कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा, ये भी हमारा एक एनर्जी बैंड है। ये भी हमारा क्या है, एक तरह का एनर्जी बैंड है ना। बहुत सारे सोडियम एटम जब एक दूसरे के क्लोज होंगे तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने से वो एक तरह से क्या बनाएंगे, वो आपका एनर्जी बैंड बनाएंगे, एंड सो ऑन, है ना। तो ये हुआ हमारा एनर्जी बैंड। कैसे बना एनर्जी बैंड, तो जैसे जैसे जितने ज्यादा एटम्स एक दूसरे के क्लोज होंगे, उनके एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके डिफरेंट डिफरेंट 1s के एनर्जी लेवल बनाएंगे। क्योंकि उन एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, तो वो हमें कंटिन्यूअस दिखेगा, यानी इस पूरे रेंज में इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, रह सकता है, और ये हमें एक कंटिन्यूअस जोन दिखेगा, जिसको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। यानी ये हमारा 1s का एनर्जी बैंड हुआ, ये हमारा 2s ऑर्बिटल का एनर्जी बैंड हुआ, ऐसे ही आपको 2p 3s सबका एनर्जी बैंड दिखेगा। अब आपको कहा जा रहा, दो टर्म यूज किया गया है सेमीकंडक्टर के केस में, कि इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। आपको कहा जा रहा कि यहां पे समझेंगे, मेटल के केस में नो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप जो होता है वो नहीं होता है मेटल के केस में। नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ मेटल। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि सर ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है। ये हम बात कर रहे हैं फॉर मेटल्स। मैं अभी समझाता हूं एनर्जी बैंड कैसे बना, ये तो आप समझ गए। अब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो होगा वो हमारा लो होगा। यहां पे एनर्जी गैप होगा बेटा, लेकिन लो होगा। बट मेटल के केस में एनर्जी गैप जो होता है वो हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच हमारा जो गैप होता है वो गैप हमारा लो होता है। और इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो हमारा बहुत हाई होता है ना। अब देखो वैलेंस बैंड का मतलब क्या हुआ, जो बाहरी सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल जो बैंड बनाते हैं दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले जो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स में होते हैं वो ऑर्बिटल जो हमारे एनर्जी बैंड बनाते हैं उसको हम वैलेंस बैंड कह रहे हैं, और कंडक्शन बैंड उसके ऊपर वाला एनर्जी हुआ लेवल जो कि एम्प्टी होगा, खाली होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मान लो मैं सोडियम की ही बात कर रहा हूं, समझना लिथियम की बात कर रहा हूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, इसका मतलब क्या हुआ 1s 2s। अब इसके ऊपर का जो एनर्जी है 2p का वो आपका क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो जैसे मान लो ये हमारा 2s जो होगा ये वैलेंस और इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है जैसे मान लो 2s में है, तो लिथियम के बहुत सारे एटम जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो सबका 2s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो उससे बनने वाले बैंड को, एनर्जी बैंड को हम कहेंगे वैलेंस बैंड। और उसके ऊपर का जो एनर्जी लेवल जो खाली है, ये एनर्जी लेवल जो खाली है इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसको क्या कहते हैं यार, इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो यही आपको बताया जा रहा कि ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, मेटल के केस में ये जो गैप होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है मेटल के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में ये गैप बहुत लो होता है, और इंसुलेटर के केस में अगर हम बात करें तो ये गैप बहुत ज्यादा हाई होता है। अब किसी भी सब्सटेंस को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कैरी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री कहां होगा, कंडक्शन बैंड में जाने पे। तो कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कब जाएगा, जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप कम होगा। तो मेटल के केस में वो एनर्जी गैप जीरो होता है, तो मेटल इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर के केस में वो एनर्जी गैप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जंप करना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। यही रीजन है कि सेमीकंडक्टर कुछ स्पेशल कंडीशन पे आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली जा पाता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि वहां पे आपका टेम्परेचर हाई करके भी, जैसे हम ग्लास और डायमंड वगैरह की बात करें, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना इजी नहीं होता है। तो ये हमारी बातें हुई, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं इंप्यूरिटी डिफेक्ट जो हमें बताना था। अब देखो यार, इंप्यूरिटीज डिफेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया जब भी हम किसी भी क्रिस्टल में किसी दूसरे सब्सटेंस को इंसर्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज का मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है, सपोज हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है, हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया हुआ है मान लो। अब हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है यार, और अगर हमने डोपिंग जो है, अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर हाइयर मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इसमें मान लो हमने डोपिंग जो है वो फास्फोरस से कर दिया। हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल में डोपिंग किससे कर दिया यार, फास्फोरस से कर दिया। तो अगर हम सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने फास्फोरस से डोपिंग कर दिया तो सिलिकॉन के पास था 4 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उसके वजह से ये इंप्यूरिटीज तो हुआ, क्योंकि सिलिकॉन के क्रिस्टल में आपने फास्फोरस को इंसर्ट कर दिया, जिसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब किसी क्रिस्टल में किसी अदर सब्सटेंस को जब हम इंसर्ट करते हैं तो दिस इज नोन एज डोपिंग। तो ये डोपिंग हुआ, हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल में मान लो फास्फोरस को डोप कर दिया। तो सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जा रहा था, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा,
एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा और वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका हाई टेम्परेचर पे इजीली क्या होगा, एक्साइट होकर इसकी कंडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। खैर, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के वजह से इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज। ये भी हमारा इंप्यूरिटीज डिफेक्ट हुआ क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपने डिफेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जा रहा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्यूरिटीज समझ गए होगे। मान लो हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल में मान लो बोरॉन से डोपिंग करा दिया यार, सिलिकॉन के क्रिस्टल में मान लो हमने बोरॉन से डोपिंग करा लिया, तो आप समझ सकते हो कि यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा सिंपल ये होगा कि आपका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, है ना, यानी डिफिशियंसी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला अगर मान लो हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है यार, सिलिकॉन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब यहां हमने बोरॉन से क्या किया, डोपिंग करा दिया। तो आपको पता है बोरॉन के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था और उसके जगह पे हमने बोरॉन से डोपिंग कराया तो बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हुए और इस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, जिसके वजह से इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटीज। आगे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर भी मैं यहीं पे बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज। अब ध्यान दो, अब डोपिंग करने से इसकी क्या हुआ, डोपिंग करने से आपका क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन मूव, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का वजह क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी अगर हम मान लो सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, अगर सिलिकॉन से ज्यादा हायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम की डोपिंग कराएंगे तो उससे क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन कम हो गया जिसके वजह से एक पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है तो इलेक्ट्रॉन कम का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का रीजन कौन होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का रीजन है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे और इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो ये हुआ हमारा इंप्यूरिटीज डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज क्या है और हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटीज का क्या मतलब हुआ, वो मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इस कंडीशन में हमारा निगेटिव चार्ज हमारा क्या है, कंडक्शन का रीजन है, इसलिए इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब यहां पे कंडक्टिविटी का रीजन पॉजिटिव चार्ज है और इसलिए हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनाएंगे, जब हम हायर ग्रुप वाले एलिमेंट से डोपिंग कराएंगे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब हम लोअर ग्रुप नंबर वाले एटम से जब हम डोपिंग कराते हैं तब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर अभी मैंने बताया, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा कब बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा जब हम डोपिंग कराएंगे, डोपिंग विथ हायर ग्रुप नंबर एटम। जब हायर ग्रुप नंबर वाले एटम से डोपिंग कराएंगे तो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब हम डोपिंग कराएंगे लोअर ग्रुप नंबर वाले एटम से। तो डोपिंग विथ लोअर ग्रुप नंबर एटम, जब लोअर ग्रुप नंबर वाले एटम से हम डोपिंग कराएंगे तो उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, और जब हायर ग्रुप नंबर वाले एटम से डोपिंग कराएंगे तो उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो ये रही बात एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्या मतलब हुआ। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटीज का मतलब क्या हुआ, इंप्यूरिटीज डिफेक्ट का क्या मतलब हुआ, वैलेंस बैंड का क्या मतलब हुआ, कंडक्शन बैंड का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने देखा।
अब चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आप पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो ये हमारा होता है वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ? तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा रिपेल्ड होता है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं हम आगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। यहां पे देखो, जो मैग्नेटिक, देखो यार, चार्ज पार्टिकल जो होता है बेटा, चार्ज पार्टिकल आपने फिजिक्स में मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे, चार्ज पार्टिकल एक अपने आप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मैग्नेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मूव करता है और अपने स्पिन पे भी, अपने एक्सिस पे भी स्पिन करता रहता है। और इसी मोशन के वजह से आपको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो अपने साथ मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है ना। तो यहां पे आपको बताया जा रहा फेरोमैग्नेटिज्म क्या है। तो फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब हुआ कि अगर आपका मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसका अलाइनमेंट अगर हमारा सारा का सारा अगर एक डायरेक्शन में होगा तो इसको हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। यहां पे ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की बात करें तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, क्योंकि ऑल्टरनेट डायरेक्शन में है, एक ऊपर एक नीचे पॉइंटेड है, मतलब ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। फेरी मैग्नेटिज्म जो होता है वो फेरोमैग्नेटिज्म की तरह ही होगा, यानी यहां पे क्या होगा? अनइक्वल नंबर ऑफ अलाइनमेंट होगा। सपोज दो अगर हम ऊपर के डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तो एक नीचे के तरफ, फिर दो ऊपर के तरफ तो एक नीचे के तरफ, यानी यहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं लेकिन यहां पे टोटली कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट अलाइनमेंट्स है। यहां पे अनइक्वल नंबर ऑफ अपोजिट अलाइनमेंट्स होगा, है ना। तो ये हो गई पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म की बात। लेकिन मैं इस चार्ट को थोड़ा आपको डिटेल में दिखाना चाहूंगा। जैसे हमने बोला मेटल के केस में ये हमारा पार्शियली फिल्ड बैंड है और एक हमारा कंडक्शन बैंड होगा जो कि खाली बैंड होता है। जैसे हमने बताया तो खाली बैंड होता है। तो इंसुलेटर के केस में देखो, ये हमारा जो फील्ड बैंड है, यानी जो ऑर्बिटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो उन्होंने जो एनर्जी बैंड बनाया, और एक एम्प्टी बैंड है जो खाली ऑर्बिटल्स का एनर्जी बैंड है। इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, और एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करके यहां पे ले जाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। और इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें मेटल के केस में तो देख सकते हो ये एनर्जी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई गैप ही नहीं है, और जीरो गैप होने की वजह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में ये गैप होता है लेकिन ये गैप कम होता है, इसलिए सेमीकंडक्टर या हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम डोपिंग करते हैं, इंप्यूरिटीज डिफेक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है। यानी हम सेमीकंडक्टर को एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लेते हैं जिससे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये हमारा सिलिकॉन का मान लो परफेक्ट क्रिस्टल है। यहां पे जब हमने हाइयर ग्रुप नंबर वाले एटम से हमने जब इसको डोपिंग कराया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजीली करेगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब यहां पे हमने बोला, यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब जब हमने हाई लोअर ग्रुप नंबर वाले एटम से डोपिंग कराया तो यहां पे एक गैप आ गया, और ये गैप कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहां एक होल है, खाली जगह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 4 थे अब 3 हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो खाली जगह हो गया वो हमारा पॉजिटिव होल बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज निकल गया तो वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होल आएगा।
और इस पॉजिटिव होल की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा, इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहां पे आपको यही बताया जा रहा, जो अनशेडेड एरिया है, खाली एरिया है, वो हमारा कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा, और जो शेडेड एरिया है वो हमारा वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनता कैसे है वो भी हमने समझाया। वैलेंस बैंड का क्या मतलब है, कंडक्शन बैंड का क्या मतलब है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम यहां पे देख चुके हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये 5 तरह के जो सब्सटेंस हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं, ये भी चीजें हमने देखी। अब यहां पे देखो, यही चीज आपको यहां पे बताई जा रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं। इन मेटल्स द कंडक्शन बैंड इज क्लोज टू वैलेंस बैंड एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली गो इनटू द कंडक्शन बैंड, देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। हमने बताया मेटल के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप नहीं है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इजीली कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और इस वजह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इंसुलेटर के केस में हमने देखा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच बहुत लार्ज एनर्जी गैप है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करता। और यही रीजन है कि इंसुलेटर के केस में हमारा जो होता है, इंसुलेटर के केस इस केस में जब एनर्जी बैंड और वैलेंस बैंड के बीच बहुत ज्यादा गैप होता है, मेटल एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता। अब अगली बात हमने बताया सेमीकंडक्टर का सिंपल मतलब है यार, जब हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत कम होगा, एनर्जी गैप अगर बहुत कम होगा तो उस कंडीशन में हम उसको कहेंगे सेमीकंडक्टर। यहां पे हमें डोपिंग करके इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, जैसे हम डिफेक्ट में हमने देखा था, फ्रिंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट। या तो आप होल्स क्रिएट कर दो या हम इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दें, इन सभी केस में क्या होगा, आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इजिली कैरी होगा, है ना। यहां पे होल्स क्रिएट होगा ना, पॉजिटिव होल्स, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली मूव करते जाएंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इजिली मूव करता जाएगा उस होल्स के थ्रू, और इसलिए होल क्रिएट होने से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, या अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तब भी हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, इजिली कंडक्शन होगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है ऑप्शन, सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरॉन इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले सिलिकॉन का ग्रुप नंबर होता है यार 16, बोरॉन का ग्रुप नंबर होता है 15। तो हमने क्या बताया, जब हम डोपिंग हायर ग्रुप नंबर से करते हैं तब हमारा क्या होगा, ये हमारा 14 है और ये हमारा 13 है ना। तो जब हम हायर ग्रुप नंबर वाले एटम से डोपिंग करते हैं तो वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, है ना। तो ये तो हमने लोअर से किया तो इसको पी टाइप होगा, तो ये गलत है। फिर कहा जा रहा सिलिकॉन डोप्ड विथ आर्सेनिक। अब ध्यान दो, सिलिकॉन का ग्रुप नंबर 14 है, आर्सेनिक का ग्रुप नंबर 15 है। हायर ग्रुप नंबर से जब डोपिंग करेंगे तो हायर ग्रुप नंबर से डोपिंग करने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और ये कह रहा पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन कह रहा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि मेटल के केस में एनर्जी बैंड जो बनता है और जो कंडक्शन बैंड होता है उसके बीच एनर्जी गैप नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करने के लिए फ्री होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स को ये पूरा गैप, एनर्जी बैंड कंडक्शन बैंड में अगर गैप नहीं है तो पूरा जो कंडक्शन बैंड खाली है वो पूरा जगह मिल गया इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री हो गए, कोई गैप ही नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जबकि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पा रहा, यानी इलेक्ट्रॉन
फ्री नहीं है मूव करने के लिए, वैलेंस बैंड से वो बाहर कैसे जाए कंडक्शन बैंड में, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है ना। तो ये फोर्थ कह रहा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी गलत है यार। सेमीकंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा होगा, तो वो आपका क्या होगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो मूव पहले के कंपेयर में ज्यादा करेगा। अगर लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे करें तो लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट कराना बहुत मुश्किल होगा एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजिली एज कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर हम उसको एक्साइट करा सकते हैं। इसलिए हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है और ये कह रहा कम है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर सिंपल सी हो जाएगा, है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सिंपल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ वी मिक्स ए पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी इन ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन विल अकर। अब देखो जर्मेनियम, जर्मेनियम जो होता है ये हमारा ग्रुप 14 एलिमेंट होता है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इसका 4 होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 होगा बेटा, इसका क्या मतलब है, अगर हम पेंटावैलेंट से करें यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 है इलेक्ट्रॉन और 4 हटाकर हमने 5 इलेक्ट्रॉन वाले एटम को इंसर्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा एक, और उसके वजह से हमारा क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी जर्मेनियम में जब हम आर्सेनिक की डोपिंग कर रहे हैं यानी पेंटावैलेंट एटम की डोपिंग कर रहे हैं, मतलब हम हायर ग्रुप नंबर वाले एटम की डोपिंग कर रहे हैं। तो किसी भी सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम हायर ग्रुप नंबर वाले एटम की डोपिंग करेंगे तो हायर ग्रुप नंबर वाले एटम की डोपिंग करने से क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम लोअर ग्रुप नंबर वाले एटम, जैसे मान लो 14th ग्रुप वाले 14 ग्रुप के एटम है, अगर हम डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग विथ मान लो डोपिंग विथ ग्रुप नंबर लेस देन 14, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर 14 ग्रुप वाले एलिमेंट की डोपिंग अगर हम कर रहे हैं, डोपिंग विथ ग्रुप नंबर ग्रेटर देन 14, तो इस केस में क्या बनेगा, तो इस केस में बेटा आपका बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर किस कंडीशन में बनेगा, कैसे बनेगा, वो हमने यहां पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप। एनर्जी गैप का मतलब ये कह रहा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो हमारा हाईएस्ट किस कौन से कंडीशन में होगा। तो आपको पता है यार, मेटल के केस में एनर्जी गैप बहुत ही कम यानी 0 के बराबर होता है, सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी गैप कुछ होता है, और नॉन मेटल के केस में एनर्जी, इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। तो एल्युमिनियम हमारा मेटल है, सिल्वर हमारा मेटल है, जर्मेनियम हमारा सेमी मेटल यानी सेमी कंडक्टर है, और डायमंड हमारा नॉन मेटल है। तो आपको पता है ये हमारा नॉन मेटल, डायमंड हमारा बेसिकली इंसुलेटर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा कंडक्टर है, और जर्मेनियम हमारा सेमी कंडक्टर है। तो आपको पता है कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप टेंस टू 0 होगा, सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी गैप लो होगा, और इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप हमारा मैक्सिमम होगा। तो यहां पे पूछा जा रहा क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप हमारा हाईएस्ट कब देखने को मिलेगा। तो एनर्जी गैप हाईएस्ट कब देखने को मिलेगा, इंसुलेटर के केस में आपका एनर्जी गैप जो होगा वो हाईएस्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ बोरॉन, बहुत सिंपल यार,
सिलिकॉन बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, सिलिकॉन हमारा क्या है, जिसका ग्रुप नंबर 14 है। बोरॉन से डोपिंग करा रहे हैं, बोरॉन का ग्रुप नंबर क्या है यार, तो बोरॉन का जो ग्रुप नंबर है वो हमारा है 13। तो बोरॉन का ग्रुप नंबर 13 है और सिलिकॉन का ग्रुप नंबर जो है वो हमारा 14 है। तो आपको पता है बोरॉन का अगर ग्रुप नंबर हमारा 13 है, यानी हम लोअर ग्रुप नंबर वाले एटम से डोपिंग करा रहे हैं। और जब हम लोअर ग्रुप नंबर वाले एटम से डोपिंग कराएंगे तो उस कंडीशन में बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम डोपिंग हायर ग्रुप नंबर वाले एटम से कराते हैं। तो जब हम हायर ग्रुप नंबर वाले एटम से डोपिंग कराएंगे तो उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और जब हम लोअर ग्रुप नंबर वाले एटम से डोपिंग कराएंगे तो उस कंडीशन में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब बोरॉन का ग्रुप नंबर सिलिकॉन से कम है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। विच अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अभी हमने बताया था यार, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारा का सारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का वो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, और इसलिए ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। कौन से केस में, फेरोमैग्नेटिज्म के केस में, है ना। हमने देखा था एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में क्या होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो ओरिएंटेशन होता है वो हमारा बिल्कुल अपोजिट अल्टरनेट होता है। यानी एक हमारा जिस डायरेक्शन में ऊपर डायरेक्शन, तो दूसरा हमारा नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा फेरोमैग्नेटिज्म के केस में, फेरोमैग्नेटिज्म के केस में ये ओरिएंटेशन हुआ। ये ओरिएंटेशन किस केस में होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में। और हमने बोला था फेरी मैग्नेटिज्म के केस में क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ अपोजिट ओरिएंटेशन होता है। यानी अगर हमारा ऊपर, जरूरी नहीं नीचे भी हो सकता है, ऊपर दो ओरिएंटेशन नीचे, तो यहां देखो ओरिएंटेशन जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो अनइक्वल नंबर में है। यहां पे क्या है, एक ही डायरेक्शन में सारे मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिएंटेशन है। यहां पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है, और यहां पे हमारा अनइक्वल नंबर ऑफ अपोजिट ओरिएंटेशन होगा। किस कंडीशन में, फेरी मैग्नेटिज्म के केस में। तो फेरी मैग्नेटिज्म के केस में अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिएंटेशन होगा इन केस ऑफ फेरी मैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म के केस में एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिएंटेशन होगा, और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में आपका इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो अलाइन होगा। यानी एक अलाइनमेंट ऊपर है, अगला अलाइनमेंट नीचे, फिर अगला अलाइनमेंट ऊपर, अगला अलाइनमेंट नीचे। तो इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट अलाइनमेंट्स होगा मैग्नेटिक मोमेंट का एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में। फेरोमैग्नेटिज्म के केस में सारा मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, और फेरी मैग्नेटिज्म के केस में अनइक्वल नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन होगा इन केस ऑफ फेरी मैग्नेटिज्म। यानी एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट नहीं होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन अनइक्वल, यानी एक डायरेक्शन में ज्यादा और दूसरे डायरेक्शन में अलाइनमेंट जो होगा वो कम होंगे। तो ये रहा फेरी मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इंप्योरिटीज डिफेक्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड। अब इन सभी पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट, देखो यार बहुत ज्यादा हम अंदर गए, हमने हर चीज को समझा, हर चीज को जाना, लेकिन हम बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक चैप्टर ही है फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, जिसमें ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट में बस हमें हर एक टर्म का मतलब जानना है, इसका पीछे जो पूरा एक चैप्टर बन जाता है। देखो साइंस में क्या है बेटा, एक न्यूक्लियस पे कई सारे हम चैप्टर और बुक बना सकते हैं, है ना। तो कितना डीप जाना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड स्टेट में ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट बहुत ज्यादा हम डिटेल में तो गए लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए।
तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये चार्ट आपको सारी चीजें बता रहा है यार। हमने बोला ये हमारा पार्शियली फिल्ड बैंड है मेटल के केस में। मेटल के पास क्या होता है, वैलेंस जो आपका सेल होता है, वैलेंस बैंड होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे भी कुछ जगह खाली है, और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप तो है नहीं, तो ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। और ओवरलैप करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच कुछ एनर्जी गैप नहीं होता, तो ये इजिली हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा, अगर हम इंसुलेटर के केस में देख रहे हैं यार, तो ये वैलेंस बैंड बनता कैसे है, तो बहुत सारे एटम जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके डिफरेंट 1s के ही डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल बनाते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल जो 1s का बनता है, वो एक तरह से एक बैंड की तरह बन जाता है। जैसे मान लो 1s का बहुत सारा एनर्जी लेवल छोटे छोटे एनर्जी डिफरेंस में ऐसा बना, तो ये एक बहुत ही कम इनके बीच एनर्जी गैप है, तो ये हमें एक बैंड की तरह दिखेगा, और इसी को हम एनर्जी बैंड यानी वैलेंस बैंड कहते हैं। ये वैलेंस बैंड कब कहलाएगा, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन फील्ड है। लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करके एनर्जी बैंड बनाएगा, तो उस एनर्जी बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, जो कि एम्प्टी होता है ना। अगर हम बात करें हमारा वैलेंस बैंड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जब वो ओवरलैप करके एनर्जी बैंड बनाते हैं, तो उस एनर्जी बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड हमारा एक एनर्जी बैंड है, जिसमें वो आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स का बैंड है जो कि खाली है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब हमारा एनर्जी बैंड से यानी वैलेंस बैंड से जब वो कंडक्शन बैंड में जाता है, तो वहां पे वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट करता है। तो मेन क्वेश्चन यही होता है कि क्या इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मूव करने के लिए फ्री है, तो वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, कब जा पाएगा, जब एनर्जी गैप कम होगा। मेटल के केस में एनर्जी गैप है ही नहीं, तो वो तो इजिली घूमेगा, और इजिली घूमेगा इसलिए मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो ये जा ही नहीं सकता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के बेच केस में गैप है बट कम है, तो ये स्पेशल कंडीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जिसमें हमने देखा दो कंडीशन हमने देखा, या तो हम सेमीकंडक्टर का एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन का रीजन पॉजिटिव होल होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन का रीजन जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब किसी सेमीकंडक्टर को हम लोअर ग्रुप नंबर वाले एटम से डोपिंग कराते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जब किसी सेमीकंडक्टर को हम हायर ग्रुप नंबर वाले एटम से डोपिंग कराते हैं, तो उस कंडीशन में बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यही हमारा एक तरह से इंप्यूरिटीज डिफेक्ट भी है, यानी इंप्यूरिटीज के वजह से क्रिस्टल में आने वाले चेंज को हम डिफेक्ट कहते हैं, और ये डिफेक्ट अदर एटम्स के वजह से आ रहा, इसी को हम क्या कहते हैं, इंप्यूरिटीज डिफेक्ट। तो ये हमने आज की क्लास में सारी चीजों को समझा। आशा करता हूं आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा। एक लास्ट लेक्चर हमारा जो होगा 10th लेक्चर, उसमें हम इंपॉर्टेंट जितने भी जेई में पूछे हुए सॉलिड स्टेट बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम अगले चैप्टर के पे मूव करेंगे। तो आज की क्लास को मैं इन्हीं बातों के साथ विराम देता हूं। किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो यार, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। मैं उन चीजों को अगले क्लास में या किसी और वीडियो के माध्यम से मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।